बात आपको क्लियर कर दूं कि हाफिज साहब चीन गए हुए हैं और जो उन्होंने पूरी कौम को शर्मिंदा किया है वो भी आपको सुनाता हूं अभी। And it gives me immense pleasure that after the pandemic that I am the first army chief of any of the friendly countries of China that who is visiting China now after the pandemic. आंखें झुकी हुई, कंधे गिरे हुए, एक हारे हुए शख्स की ये बॉडी लैंग्वेज थी। कि जिस काम में हाथ डाल रहे हैं ना, इनसे कुछ नहीं मुझे तो होगा। गाना भी याद है, घूंघट की आड़ से दिलबर का, जी हाँ वो वाला गाना था उसमें। आज सुबह आर्मी चीफ की जो स्पीच थी जी, वो उन्होंने स्पीच की क्योंकि वो जाहिर है कि एक टर्मोइल अंग्रेजी की नहीं है, ये भी बहाना बनाया जा सकता है कि वो चाइनीज को आहिस्ता आहिस्ता बोल के अंग्रेजी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा सवाल है कि ये वो चाइनीज हैं जो अमेरिका को नथ डाल के रखी हुई है जिन्होंने, तो क्या अमेरिकी आके ऐसे अंग्रेजी बोलते हैं? जो मुझे पहुंचा है कि अंग्रेजी हमारी मादरी जुबान नहीं है। अगर आपको इस पे अबूर हासिल नहीं है, कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। मेरे लिए भी ये कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है कि अगर आप इस मुल्क के बड़े ओहदों पर हैं और आपको अंग्रेजी नहीं आती। मसला मुझे ये है कि आपको शर्मिंदगी है अपनी कौमी जुबान पे। इकोनॉमी जो है वो भी भाई लोग देखते हैं, डिफेंस जो है वो भी भाई लोग देखते हैं, फॉरेन पॉलिसी कौन बनाता है वो भी भाई लोग बनाते हैं। तो फिर भाई लोग का काम कौन करता है? नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल पे फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिफ भीख मांगने के लिए आजकल चाइना गए हुए हैं ताकि जो वो भीख मांग रहे हैं उस भीख से अपने देश को चला सकें। तो दोस्तों, उन्होंने चाइना में जाकर एक ऐसी स्पीच दी है जो अभी इंटरनेट में काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रखी है, जहां पाकिस्तानी अपने ही आर्मी चीफ को ट्विटर पे उनकी क्लास ले रखी है और कह रहे हैं कि इससे अच्छा तो इंग्लिश हमारा गली का वॉचमैन बोल लेता है, इनको इंग्लिश की क्लासेस लेने की ज़रूरत है। आइए देखिए इस पर पाकिस्तानी मीडिया कैसे रिएक्ट करती है। और हाँ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद दोस्तों, एक और चीज, धन्यवाद। पाकिस्तान में शेर, पाकिस्तान में लोगों को नंगा करो, उल्टा लटकाओ, मारो, पाकिस्तान में रेड लाइनें लगाओ। जब चले जाओ वहां पे चीन के वज़ीर-ए-आज़म के सामने बैठे हो तो आपकी कांपे टांगना शुरू हो जाए। 58 अरब डॉलर की इतलात है। पाकिस्तान के साथ चीन एक ऐसा रेलवे ट्रैक बिछाने की बात कर रहा है जो चीन को मगरबी ममालिक पे इन्हिसार से आजाद कर देगा। 58 अरब डॉलर का मंसूबा चीन और पाकिस्तान को रेलवे के जरिए जोड़ देगा। मंसूबा गो के रातों रात नहीं आ जाएगा, लेकिन इसकी फिजिबिलिटी करके रिपोर्ट दे दी गई है चीन के अपने एक इदारे ने, और इसको उन्होंने चीन के लिए फायदेमंद करार दिया है। अब एक पैक में कुछ मंसूबे लग गए और वो बिजली के मंसूबे हमारे गले का तोक बन गए, लेकिन ये रोड का जो इनिशिएटिव था ना, ये चीन ने अपने फायदे के लिए किया था। चीन को हमारी बंदरगाह बहुत फायदा देती है। अगर चीन यहां से तिजारत कर सकता है तो उसको बहुत ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि सारे अरब ममालिक अमीर तिजारत का रास्ता बहुत छोटा हो जाता है अगर उसको ये रास्ता हम दे देते हैं। इसी तरह ये जो 58 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की बात है, इन्वेस्टमेंट तो नहीं, यानी एक मंसूबा है जो चीन लगाएगा, उसी की कंपनियां काम करेंगी, पैसा पाकिस्तान में नहीं आएगा। बाय द वे ये ध्यान में रखें। कुछ लोग ये भी कहेंगे जी 58 अरब डॉलर है कि चाइनीज अपने इंजीनियर्स भेजते हैं, अपने वर्कर्स होते हैं, पाकिस्तान में भी कुछ लोगों को तनख्वाह मिल जाती है, लेकिन पैसा चाइना में ही रहता है। गवर्नमेंट वहीं की कंपनी को ठेका दे देती है और वो आके यहाँ पे काम कर देती है। और पहले भी सी पैक में ज्यादातर ऐसे ही हुआ है, डॉलर यहाँ आए नहीं है, बल्कि चाइनीज ने अपनी कंपनियों को पैसे चीन में ही अदा कर दिए और उन्होंने यहाँ आके काम कर दिया। तो इस तरह होता है, ये ध्यान में रखिएगा। अब ये है और इसका क्रेडिट हो सकता है लेने की कोशिश कीजिए, लेकिन आप जरा देखें एम्बैरेसमेंट। कुछ बातें करना चाहता हूं लेकिन ये जरा पहले सुने। And it gives me immense pleasure that after the pandemic that I am the first army chief of any of the friendly countries of China that who is visiting China now after the pandemic. आगे भी सुनाता हूं आपको कि किसके साथ ये मिलता जुलता है। बात सिर्फ अंग्रेजी की नहीं है, ये भी बहाना बनाया जा सकता है कि वो चाइनीज को आहिस्ता आहिस्ता बोल के अंग्रेजी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा सवाल है कि ये वो चाइनीज हैं जो अमेरिका को नथ डाल के रखी हुई है जिन्होंने, तो क्या अमेरिकी आके ऐसे अंग्रेजी बोलते हैं उनके सामने? जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है बॉडी लैंग्वेज। आंखें झुकी हुई, कंधे गिरे हुए,
एक हारे हुए शख्स की ये बॉडी लैंग्वेज थी। इससे मुझे दुख पहुंचा है। दूसरा दुख जो मुझे पहुंचा है कि अंग्रेजी हमारी मादरी जुबान नहीं है। अगर आपको इस पे अबूर हासिल नहीं है, कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। मेरे लिए भी ये कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है कि अगर आप इस मुल्क के बड़े ओहदों पर हैं और आपको अंग्रेजी नहीं आती। मसला मुझे ये है कि आपको शर्मिंदगी है अपनी कौमी जुबान पे। वरना अगर आप ये वहां कन्वे कर देते कि मैं आ रहा हूं और मैं अपनी कौमी जुबान में बात करूंगा, तो वहां जो मुतरजम बैठे थे ना, अगर वो अंग्रेजी वाला बैठ सकता है तो वहां उर्दू वाला भी बैठ सकता है। चीन दुनिया की एक सुपर पावर है। आपको लगता है कि वो एक मुतरजम अरेंज नहीं कर सकते? आप अपने साथ भी एक ऐसे बंदे को बिठा सकते थे जो आपको उर्दू में तर्जमा करके चाइनीज का बताएगा। ये कोई मुश्किल काम नहीं था। लेकिन अंग्रेजी की पहले टांगे तोड़ी और अपने एतमाद को जाहिर किया जो आपको अपने अंदर भी नहीं है। आपकी शख्सियत में एतमाद नहीं है। एक और चीज, पाकिस्तान में शेर, पाकिस्तान में लोगों को नंगा करो, उल्टा लटकाओ, मारो, पाकिस्तान में रेड लाइनें लगाओ। जब चले जाओ वहां पे चीन के वज़ीर-ए-आज़म के सामने बैठे हो तो आपकी कांपे टांगना शुरू हो जाए। ये बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए आपकी। 47-48 में हमने कबायली भेजे कश्मीर में और उन्होंने वहां जाके हमले किए, लूटमार की। और जब ये आगे बढ़ रहे थे तो फिर उसके बाद वो जो महाराजा हरी सिंह था उसने इंडिया को कहा कि मेरी हेल्प करें, और फिर इंडिया ने वहां पे कमांडोज उतारे। हमने अटैक किया था 47-48 में। 65 में ऑपरेशन जिब्राल्टर हमने शुरू किया था, फिर हमने दोबारा वही ऑपरेशन शुरू कर दिया। तो उसके नतीजे में फिर आप देखिए कि इंडिया ने वो इंटरनेशनल बॉर्डर पे अटैक किया, ये लाहौर की तरफ से। फिर 71 में हमने जंग शुरू की थी, इंडिया ने नहीं की थी। हमने जंग शुरू की थी जब 5 दिसंबर 1971 को हमारे जहाजों ने 11 नॉर्दर्न इंडिया के एयरफील्ड्स पे अटैक किया था। यहां से जंग शुरू हुई थी 5 दिसंबर को, और 16 दिसंबर को फिर हमने हथियार डाल दिए थे। फिर कारगिल हमने किया था कि वो एक अनरिटन अंडरस्टैंडिंग थी कि सर्दियों में हम भी पीछे आ जाते थे, अपने मोर्चे छोड़ के वो भी पीछे चले जाते थे। तो वो पीछे चले गए हुए थे, तो ये मुशर्रफ ने और कुछ 3-4 और जर्नैलों ने मिलके वो वहां पे कब्जा कर लिया मोर्चों के ऊपर। तो फिर वो कारगिल की जंग हुई थी। तो कहने का मतलब ये है कि जंगें तो हमेशा हमने शुरू की, और हमने हमेशा एक कह लें कि जारहियत की, सच्ची बात है, इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये असगर खान जो हमारी एयरफोर्स के एक 4 स्टार जनरल थे, वो खुद अपने इंटरव्यू में ये बात तस्लीम कर चुके हैं कि इंडिया से हर मर्तबा जंग हमने शुरू की और हर मर्तबा शिकस्त हमने खाई। ये असगर खान कह चुके हैं, वो मौजूद है यूट्यूब पे, वो उनका वो जो इंटरव्यू है आप देख सकते हैं वहां पे। तो कहने का मतलब ये कि इंडिया जो है, इंडिया इंटरेस्टेड नहीं है इन चीजों में। वो इकोनॉमी को अपनी आगे लेके जा रहा है, वो एक इंडस्ट्रियल पावर बन रहा है। वो इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, जो कि 2030 में तीसरी बड़ी इकोनॉमी होगी। एप्पल इन्वेस्टमेंट कर रहा है वहां पे, मर्सिडीज इन्वेस्टमेंट कर रही है वहां पे, ये माइक्रोसॉफ्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं।